नाज़रीन व सामाईन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामाईन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की नशरियात में। जी हाँ, ये है उर्दू सर्विस। वसीम बरेलवी ने कहा था, झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। जी हाँ, सच बोलने वाले पीछे तो रह सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। कहते हैं कि जीत हमेशा सच की होती है और सच की जीत का मामला यह है कि थोड़ी दुश्वारी तो जरूर होती है, उसमें वक्त भी लगता है, लेकिन आखिरकार फतेह सच को ही हासिल होती है। सामीन और नाज़रीन, मुझे याद है कि जब मैंने हाई स्कूल पास आउट किया विंडो सर्किल यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो वहां एक उस्ताद ने मुझे एक कोटेशन दिया था। उस जमाने में ऑटोग्राफ लेने की रिवायत थी कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि इसमें दुश्वारी बहुत है लेकिन आखिरकार फतेह तुम्हारी होगी। ये कोटेशन आज तक मेरे सामने रहता है और मैं ही नहीं, हर अच्छा आदमी सच बोलने की कोशिश करता है। तभी तो ये माशरा, हमारा जो माशरा है वो इतना खूबसूरत है, तभी तो इसमें इतनी पॉजिटिविटी है। अगर हर आदमी झूठ बोलने लगे तो पूरा माशरा खराब हो जाए। जी हाँ, सच बोलिए, सच बोलने में राहत है, सुकून है। और बुनियादी बात यह है कि सबसे बड़ा सुकून जो है आपके दिल का है, आपके कल्ब का है। जब आप सच बोलते हैं तो कम से कम आप मुतमईन रहते हैं। आइए फिलहाल तो सुनते हैं खबरों की सुर्खियां। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह करीब 48% तक बेहतर हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में लोगों को कोविड-19 से ज्यादा मुहतात रहने की अपील की। अमेरिका में एक सियाहफाम शख्स की हलाकत पर होने वाले मुजाहिरों में शिद्दत, 16 रियासतों के 25 शहरों में कर्फ्यू नाफिज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सरबराह इजलास सितंबर तक मुलतवी कर दिया। कोविड-19 के सबब 2 माह के बाद मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोल दी गईं। ब्राजील ने कोविड-19 से हुई अमवात के मामले में स्पेन को पीछे छोड़ा। गुज़श्ता 24 घंटे में वबाई मरज से 1000 से ज़ायद हलाकतें, कुल हलाकतों की तादाद 27,000 से भी तजावुज़। और 1 जून से ऑपरेशन समुद्र सेतु का अगला मरहला होगा शुरू। शुक्रिया बहुत बहुत सबिया फजल पेश कर रही थी खबरों की सुर्खियां, आगाह करा रही थी हालात से। जी हाँ, मुल्क और बैरून मुल्क के हालात से आपको वाकिफ करा रही थी। दोस्तों, ये जो कोविड-19 है, इसके बचाव का एक ही रास्ता है कि हम अपने और दूसरे के दरमियान फासला रखें, जिस्मानी तौर पर फासला। दिलों को करीब रखें, जिस्मानी तौर पर दूर रहें। जी हाँ, डॉक्टर भी यही कहते हैं। सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिर अफराद का भी कहना यही है कि अभी तक चूंकि इसकी दवा नहीं बनी है, तो इसका बचाव सिर्फ यही है कि जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं हम उन पर अमल करें। आज के डॉक्टर हमारे क्या कहते हैं, पेश खिदमत है डॉक्टर की सलाह। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन। और मेरा आज की टॉक कोरोना वायरस के ऊपर है, जो कि आलमी वबा बन चुकी है। पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और इसका कैसे हम जांच कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसका, जो कि शुरू में तो ये पहले जानवरों में होती थी बीमारी, लेकिन जब हम इंसानों ने कुछ ऐसे चीज़ें खाना शुरू की कि जो कि मना भी थी, और लेकिन हमने उसको लिया चाइना में जैसे, उसकी वजह से ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आ गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर इंसानों से इंसानों में जब बीमारी शुरू हो गई तो उसका रोक पाना मुश्किल हो गया और ये इन्फेक्शियस हो गई और इंसानों से इंसानों में फैलने लगी। इसीलिए इसने एक खतरनाक रूप ले लिया। तो सबसे पहले कि हम इससे कैसे बचें, क्योंकि बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। ये समझ लें आप कि इसका बचाव ही इसका एक ट्रीटमेंट है। तो जो आज एक नया जो एक वर्ड कॉइन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि पहले तो घर से बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले हम, और अगर निकले भी तो हम एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। कहीं भी जाएं, बैंक में जाएं, मॉल में जाएं,
शॉपिंग एरिया में जाएं, वहाँ कम से कम हम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। और घर में आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ धोएं। हाथ धोने की कुछ टेक्निक होती है ताकि वायरस को मारा जा सके। साबुन से हाथ नहीं, सब वायरस को मारने के लिए अल्कोहल भी जरूरी है। अगर अल्कोहल अवेलेबल हो, जिसमें 60% अल्कोहल हो, उससे भी हम अपना हाथ धो के वायरस को मार सकते हैं। तो घर में आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें, बच्चों से ना मिलें जब तक आप अपना पूरा गारमेंट चेंज ना कर लें, अपना हाथ ना धो लें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बड़ों को, बुजुर्गों को जो 65 ईयर से ज़्यादा की एज है, उनको बचा के रखें। और बच्चों को 12 साल या उससे कम की एज के जो बच्चे हैं, उनको बचा के रखना है। अब बात आई कि कैसे हमको लगेगा कि ये बीमारी हुई है किसी को, क्योंकि इंडिया में ये पाया जा रहा है कि 80% मरीज जो हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो हम कैसे मालूम चलेगा कि हमें वायरस हो रहा है, ये बीमारी हो रही है? ये बीमारी जो है SARS-CoV-2 से होती है, जो वायरस का नाम है, और इस बीमारी का नाम है कोविड-19 जो बीमारी होती है। तो सबसे पहले हम सब लोगों को पहले भी, इस साल से पहले भी, 2-3 साल पहले भी हम लोग को बीमारी हुई होगी, फ्लू की बीमारी, जिसमें छींके आना, नाक बहना, खांसी आना, हल्का सा बुखार होना, सबको हो चुका होगा। तो इस बीमारी के यही लक्षण हैं: हल्का बुखार आना, नाक बहना, खांसी आना, सीने में दर्द होना। सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है फीवर। किसी को फीवर आ रहा है 2-3 दिन से, नाक बह रही है, छींके आ रही हैं, तो फौरन हम अपने आप को छुपाएं ना, फौरन जाके जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वहाँ जाके अपना चेक करवाएं। वो क्या रहा है, अभी लोग इसको छुपा रहे हैं, बीमारी को छुपा रहे हैं, और क्या नाम है, लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। ये गलत बात है। किसी को भी सिम्टम्स हैं, सबसे पहले जाके अपने सेंटर पे, इसका फ्री जांच हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको जाके अपना टेस्ट करवाएं। और अगर पॉजिटिव आ रहा है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो हम अपने आप को होम क्वारंटाइन जो होता है, घर में ही अपना एक अलग जगह पे जाके अपने आप को क्वारंटाइन कर लें 14 दिन के लिए। क्वारंटाइन मतलब ये है कि हमें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हमारे जांच में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके हम किसी अलग कमरे में बच्चों से और बुजुर्गों से दूर, जैसे किसी का डबल स्टोरी मकान है तो ऊपर जाके अपना 14 दिन के लिए अलग कर लें, खाना वाना अपना अलग वहाँ करें। 14 दिन बाद फिर एक चेक होता है, उसमें अगर नेगेटिव आया, नाउ यू आर सेफ, आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर सिम्टोमेटिक हैं पेशेंट, अगर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस बीमारी को: माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल। माइल्ड वो है जिनको कोई सिम्टम नहीं है, हल्का सा बुखार है, खांसी है, वो अपना क्वारंटाइन में जाएं। क्रिटिकल वो पेशेंट हैं जिनको कि एडमिट करना जरूरी होता है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको फिर एडमिट किया जाता है। और सीवियर वो हैं, क्रिटिकल वो हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करा जाएगा और जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये 3 कैटेगरी हैं। इसको हम अपना देखें किस कैटेगरी में आते हैं, उसी हिसाब से रिपोर्ट करें हॉस्पिटल में जाके और उसका इलाज कराएं। फिर आता है कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। देखिए, अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट इजाद नहीं हो पाया है। रिसर्च चल रही हैं और ये उम्मीद है कि 1 साल के अंदर वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, जब तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना बचाव करके रखें। घर से बाहर निकलिए, मास्क पहन लें, घर के अंदर आए, हाथ धो लें, अपना अच्छे से साबुन से हाथ धो लें। और कुछ रिसर्चेस हो रही हैं, जैसे कि वैक्सीन की, जो कि फ्रांस में चल रही है और भी कुछ मुल्कों में चल रही है, इंडिया में भी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि अगले 1 साल में आ जाएगी। लेकिन वैक्सीन का, इस इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन की प्रॉब्लम होती है कि हर साल ये वायरस जो है अपने आप को चेंज कर लेता है ना, इसका म्यूटेशन हो जाता है। तो वो वैक्सीन जो पिछले साल काम में आई थी, वो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल काम नहीं आएगी। तो इसलिए वैक्सीन बनाने में दिक्कत ये आ रही है। तीसरी चीज़ इसका ये है कि एक चीज़ होती है हर्ड इम्यूनिटी, जो कि डेवलप करना ज़रूरी होता है किसी उसको वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसमें अभी जैसे कि बाहर के मुल्कों में एक ही थ्योरी आ रही है कि क्या नाम है, कि जो ओल्ड पेशेंट हैं, जो 65 ईयर्स से अबव के पेशेंट हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज़ हैं, जिनकी डायलिसिस हो रही है, मेलिग्नेंसी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जिनको स्टेरॉइड ले रहे हैं, इनको छोड़ के और बच्चों को छोड़ के धीरे धीरे लॉकडाउन को आप खोला जाए इनको, ताकि जो यंग पॉपुलेशन है उनको वो इन्फेक्शन हो उनको, और उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो इन्फेक्शन को आगे फैलने से प्रिवेंट कर सके।
तो एक ये कंसेप्ट अभी निकल के आ रहा है हर्ड इम्यूनिटी का, जो कि पहले भी, जो कि बहुत पहले 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जो ये इस टाइप के इन्फेक्शन आए थे, इसी तरह से कंट्रोल हुए थे कि एक लेवल के पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद फिर उनको इम्यूनिटी डेवलप हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये वायरल इन्फेक्शन अपने आप कंट्रोल में आ गया। तो ये एक रिसर्च हो रही है इस पे, और उम्मीद है कि इसको रिसर्चर्स ध्यान में रखेंगे और इसके ऊपर रिसर्च होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लॉकडाउन चल रहा है इसको पूरी तरीके से फॉलो करें, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं कि इसको पूरी तरीके से फॉलो करें, ताकि ये अभी इसका पीक ना हो, इतना जो नए नए इन्फेक्शन हो रहे हैं इसको प्रिवेंट किया जा सके। बस आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर, यानी कि दिमागी तौर पर सेहतमंद रखने के लिए हम पेश करते हैं डॉक्टर की सलाह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून भी हासिल हो, जहनी सुकून हासिल हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ से यानी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से एक प्रोग्राम होता है सुबहगाही, जिसमें हम शबद, भजन, हम्द और नात वगैरह पेश करते हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए हमने एक शबद का इंतखाब किया है। आप तमाम सामीन की समातों की नजर है, समात फरमाएं और सुकून हासिल करें। शब्द पेश कर रहे हैं भाई सोहल सिंह रसिया और उनके हमनवा। मानस की जात सब एक पहचान दो, मानस की जात सब एक पहचान दो। हिंदू तुर्क को राबजी इमाम साफी, हिंदू तुर्क को राबजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान दो, मानस की जात सब एक पहचान दो। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जति अनुमान बो, को ब्रह्मचारी, को जति अनुमान बो। मानस की जात सब एक पहचान दो, मानस की जात सब एक पहचान दो। करता करीम सोई, राज करहीम कोई, दूसरो न भेद कोई, भूल कर्म मानबो, दूसरो न भेद कोई, भूल कर्म मानबो। मानस की जात सब एक पहचान बो, मानस की जात सब एक पहचान बो। एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक,
एक ही किसे सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो, एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो, मानस की जात सब एक पहचानबो, मानस की जात सब एक पहचानबो, हिंदू तुर्क को राहुजी इमाम साफी, हिंदू तुर्क को राहुजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचानबो, मानस की जात सब एक पहचानबो। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था, जब हमने आपको अजरा कुरैशी साहिबा की आवाज में एक तारीख साथ सुनवाया था, कि ऐसी कुछ और आवाजें भी उर्दू सर्विस के पास अभी मौजूद हैं, जो हम वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आज उर्दू सर्विस की एक और मायानाज और मारूफ आवाज आपकी समातों की नजर है। आवाज है अंजार अहमद की और सिलसिला है तारीख साज, और आज का मौजू है फतावाए आलमगीर। यकीनन आपको अच्छा लगेगा सुनकर और उस जमाने की यादें ताज़ा हो जाएंगी जिस जमाने में उर्दू सर्विस के सुनहरे दिन हुआ करते थे। वो दिन हम वापस लाने की कोशिश में हैं आपके ताबन से। फिलहाल सुनिए तारीख साज, आवाज अंजार अहमद की है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीबों का ऐसा संगम है जिसमें कौमी वहदत के साथ साथ इनफरादी तहजीबों के नुकूश भी यकसा तौर पर नुमाया रहे हैं। 7वीं सदी ईस्वी से हिंदुस्तान में मुस्लिम तहजीब की परवान चढ़ी और हिंदुस्तानी उलामा ने इस्लामी उलूम व फनून में गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए। इस्लामी कानून के सिलसिले में भी हिंदुस्तानी उलामा ने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो बेमिसाल हैं और उनकी तकलीद दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में अब तक होती रही है। ऐसे तारीख साज कारनामों में फतावाए आलमगीरी इंतहाई काबिल जिक्र तस्नीफ है। इस किताब को फतावाए हिंदिया के नाम से भी जाना जाता है। मसाइल फिक़ह में ये एक अहम हवाले की हैसियत रखती है। अक्सर इस्लामी ममालिक में कानून फ़िक़ह हनफी के सिलसिले में इसी किताब को मुस्तनद तसव्वुर किया जाता है। मौलाना सैयद अब्दुल हई हसनी ने अपनी किताब हिंदुस्तान में इस्लामी कल्चर में फतावाए हिंदिया के बारे में लिखा है। फतावाए आलमगीरी में बेशुमार मसाइल को शामिल किया गया है। इसका तर्ज निगारिश बहुत आसान है और पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने के लिए निहायत मुफीद किताब है। मिस्र व शाम और बलाद अरब में ये फतावाए हिंदिया के नाम से मशहूर है। इसकी 6 बड़ी बड़ी जिल्दें हैं जिन्हें हदीस की किताब हदाया की तरतीब के लिहाज से मुरतब किया गया है और पेचीदा मसाइल में ज़ाहिरी रिवायात से मदद ली गई है। लेकिन जिस मसले में ज़ाहिरी रिवायत न मिल सकी उसमें नादिर रिवायतों को अलामत फतवा के तहत इबारत के हवाले के साथ असल इबारत नकल कर दी है। हनफी उलमा की मदद से इस किताब की तैयारी का काम औरंगजेब आलमगीर ने शेख निजामुद्दीन बुरहानपुरी के सुपुर्द किया था और 2 लाख रुपए इस पर सर्फ किए थे। चुनाचे शेख निजामुद्दीन ने अपने अहद के 24 हिंदुस्तानी उलमा की मदद से आलमगीर को मुरतब किया। फतावाए आलमगीरी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दमिश्क के एक मुस्तनद इदारे ने इस किताब को शाया किया है। हिंदुस्तान की शरई अदालतों में और दरस निजामी के इदारों में इस किताब
किताब को दरस व तदरीस के लिए और शरई उमूर की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में फतावाए आलमगीरी की कदीम व जदीद जिल्दें मौजूद हैं और आज भी उलमाए दीन इस किताब से इस्तेफादा करते हैं। फतावाए आलमगीरी की शरह के तौर पर भी हिंदुस्तान के मुस्लिम उलमा ने कई किताबें तहरीर की हैं जो दरस निज़ामी के जरिए इस्लामी शरीयत का इल्म हासिल करने वाले तुलबा के लिए लिखी गई हैं। फतावाए आलमगीरी की मकबूलियत और उसके मुस्तनद होने की तफसील तो यही है कि इस्लामी ममालिक में इस किताब को कानूनी शरई के लिए बुनियाद बनाया जाता है। इसी किताब का एक और अहम पहलू ये भी है कि फ़िक़्ह हनफी के सिलसिले में ये मुस्तनद तरीन किताब हिंदुस्तान में मुरतब की गई और हिंदुस्तान के इस्लामी मुआशरे पर इसका गहरा असर रहा। मजहबी और शरई कानून को बरवेकार लाने की ये आज़ादी हिंदुस्तान के जमहूरी समाज में आज भी मौजूद है और हिंदुस्तानी उलमा इस नौइयत के अहद साज कारनामों की तख्लीक में आज भी सरगर्म हैं। यकीनन बहुत कुछ जहन में आ गया होगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी और जाहिर है कि जब इस तरह की आवाज़ें हों जिन्हें सुनकर हमारा दिल कहीं खो जाए तो दिल चाहता है कि खूबसूरत शायरी से भी महसूस हो जाए। और जाहिर है कि हमारे आज के मेहमान शायर हैं प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन। आपका ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से है। पेश खिदमत है कलाम शायर। आदाब। एक गज़ल आप हजरात की खिदमत में पेश है। इसे आप करोनाई गज़ल भी कह सकते हैं। ए खौफ बेनियाम है साया फगन यहाँ, ए खौफ बेनियाम है साया फगन यहाँ, वीरान हो गए हैं सभी दर चमन यहाँ। एक नाशनास दुश्मन नादीदा का खतर, एक नाशनास दुश्मन नादीदा का खतर, हर जा उसी का जिक्र है उसका सुखन यहाँ। और जो 30 मार खान है और है जो पुरगुरूर, जो 30 मार खान है और है जो पुरगुरूर, वो भी है आज बन गए ज़ागो ज़गन यहाँ। और कुछ है यहाँ पे अक्ल से कोरे के अब न पूछ, कुछ है यहाँ पे अक्ल से कोरे के अब न पूछ, नारा लगाते भागो करोना हमन यहाँ। फैला ये मरज चीन से ईरान और हिंद में, फैला ये मरज चीन से ईरान और हिंद में, सारा जहां है बन गया रोमो खुदन यहाँ। और कुछ है बताते खाओ फला शे पियो फला, कुछ है बताते खाओ फला शे पियो फला, कुछ है फिक्र में डूबे हुए कुछ मगन यहाँ। और है मशवरा यही के रहो बन के आदमी, है मशवरा यही के रहो बन के आदमी। फैलाओ प्यार और न बनो बदसुखन यहाँ, मेरी भी बात सुन लो भाई है पते की बात, मेरी भी बात सुन लो भाई है पते की बात। लेते हैं इंतकाम भी अर्ज़ो ज़मन यहाँ, ए खौफ बेनियाम है साया फगन यहाँ। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, कलाम शायर भी हो गया और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब। और अगला सेगमेंट है हमारे सामीन के लिए मुख्तस, यानी हमारे सामीन इस सेगमेंट में अपने राय का इजहार करते हैं, अपने फ़न का इजहार करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक मुस्तकिल सामीन जनाब अरुण कुमार। आपका ताल्लुक जालंधर से है। आप उर्दू सर्विस के बहुत पुराने लिसनर हैं। एक नगमा आपने अपनी आवाज़ में हमें इरसाल किया है, भेजा है और चाहते हैं कि उर्दू सर्विस के दूसरे सामीन भी उस नगमे से महसूस हों। तो लीजिए समात फरमाइए ये नगमा अरुण कुमार जी की आवाज़ में।
आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हाजिर हूँ उर्दू सर्विस के दोस्तों की खिदमत में। मैं अरुण वर्मा जलंधर से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेके आया हूँ जो कि अक्सर यहाँ से उर्दू सर्विस से बजाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। खामोशी फिल्म से वो शाम कुछ अजीब थी। वैसे भी इसमें अगर आप अल्फाज पे ध्यान दें तो बिल्कुल अजीब है। इसमें 2 अंतरे हैं और एक अंतरा पास्ट टेंस में है, एक अंतरा प्रेजेंट टेंस में है। तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छी तरह से अल्फाज का हेर फेर किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन बनी है। तो आइए सुनते हैं। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी
शाम कुछ अजीब थी। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। जी हाँ, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। चलिए दोस्तों, नगमा भी हो गया और यकीनन तमाम सेगमेंट मुकम्मल हो गए, लेकिन चलने से पहले दो बातें बहुत अहम आज के प्रोग्राम की कि आज 31 मई है और इस दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। यानी इसका मकसद है कि वो नौजवान नस्ल जो तंबाकू की तरफ रागिब हो रही है, जो तंबाकू का शौक फरमा रही है, उसे बेदार किया जाए कि ये एक नुकसानदेह चीज़ है। ये एक ऐसा नशा है जो हमें कैंसर की जानिब बड़ी तेज़ी से ले जा रहा है। रुकिए, सोचिए और छोड़ दीजिए इस लत को। अगर आप नशा करना ही चाहते हैं तो मोहब्बत का नशा कीजिए, इश्क का नशा कीजिए, ताकि तमाम दुनिया सरशार हो जाए इस नशे से, जो इश्क का नशा होगा, जो मोहब्बत का नशा होगा। जी हाँ, नशा ज़रूर कीजिए, नशे की इनकारी नहीं है, नशे के लिए मनाही नहीं है, लेकिन इश्क का नशा हो, मोहब्बत का नशा हो, तंबाकू का नशा नहीं या किसी और तरह का नशा नहीं। क्योंकि ये नशे जो हैं बाद वाले ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, जबकि मोहब्बत का नशा सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। फिलहाल तो अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे यानी शमीम उस्मानी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।